ही का तमाम ये संबोधि वाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और हर रोज की तरह हम हाजिर हैं आपकी जेब से जुड़ी हुई, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के और उनका क्या असर होगा, किस तरीके से वो आपको प्रभावित कर सकती हैं, इसका विश्लेषण करने के लिए हर रोज की तरह हमारे साथ मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी मौजूद हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमेशा की तरह सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि वो कौन सी महत्वपूर्ण खबरें होंगी जिन पर हम डिटेल में आज बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे महंगाई को लेकर के, क्या नहीं रुकेगी दाल की महंगाई, दाल की कीमतों में को लेकर के क्या कुछ अपडेट निकल करके आ रही है और क्या आपकी रसोई की जेब जो है वो और ज़्यादा जो है वहाँ पर सख्ती होने वाली है, इस पर करेंगे बातचीत। बदलेगा मोबाइल नंबरों का प्लान, क्या कुछ है डिटेल, करेंगे विस्तार से बातचीट। आरबीआई को आखिर में किस बात का डर सता रहा है, आज आरबीआई की पॉलिसी आई है, उस पर डिटेल विस्तार पूर्वक बातचीत होगी, तो बने रहिए हमारे साथ। यूपीआई फास्ट टैग पर बढ़ेगी आसानी, क्या कुछ नया डेवलपमेंट है और किस तरीके से आपको लाभ होगा वो हम बताएंगे आपको थोड़ी देर में। विदेशी निवेशकों की आखिर में चिंता क्यों हो रही है, विदेशी निवेशकों को लेकर के चिंता क्यों हो रही है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट की होगी जांच, क्या जांच होगी, क्या डिटेल है, डिटेल में हम विस्तार पूर्वक इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात महंगाई की करते हैं। दालों की महंगाई भविष्य में चुनौती ना बने, इसके लिए सरकार बफर स्टॉक के लिए चने की खरीद बढ़ाने की योजना बना रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार किसानों से करीब 10 लाख टन चने की खरीद करेगी और ये खरीद बाजार भाव पर होगी। फिलहाल मंडियों में चने का भाव 7,000 रुपये प्रति क्विंटल के करीब है, जबकि समर्थन मूल्य 5440 रुपये है। सर, इतना महंगा चना आखिर में सरकार क्यों खरीद रही है? ये थोड़ा चौंकाने वाला फैसला है, लेकिन जो स्थिति है सरकार के बफर स्टॉक की, हम इससे पहले आपको गेहूं के बफर स्टॉक के बारे में बताते रहे। अभी जो सूचना है ये सरकार के पास दालों के बफर स्टॉक की है। सरकार के पास करीब 16 लाख टन के आसपास का बफर स्टॉक है, जो कि जबकि जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है सरकार की वो करीब 31 लाख टन की है। और इसलिए दाल बाजार में किसी हस्तक्षेप के लिए सरकार महंगी कीमत पर चने की खरीद कर रही है और इसका असर हमें बाजार में आपूर्ति में कमी पर दिखाई देगा और यानी दालों की महंगाई लगातार बनी रहेगी। चने की कीमतों में वैसे भी बढ़ोतरी हमने देखी है और अभी जब तक सरकार चने के आयात को उदार नहीं करती तब तक बाजार में सरकार की ये खरीद सरकार के बफर स्टॉक को तो मजबूत करेगी पर कीमतों में बढ़ोतरी का रुख रखेगी। जी, इधर निष्क्रिय पड़े फिक्स्ड लाइन टेलीफोन नंबरों को नहीं छोड़ने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरएआई की तरफ से टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर कार्रवाई की जा सकती है और टीआरएआई इसके लिए विकल्प तलाश रहा है। टीआरएआई की तरफ से जारी किए गए परामर्श पत्र में टेलीकॉम ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। साथ में फिक्स्ड लाइन फ़ोन नंबरों के लिए उसी तरह की व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है जिस तरह की व्यवस्था मोबाइल नंबरों पर लागू है। इस व्यवस्था के जरिए टीआरएआई की तरफ से निष्क्रिय पड़े मोबाइल नंबरों को किसी दूसरे ग्राहक को जारी करके दोबारा इस्तेमाल में लाने का प्रयास किया जाएगा। सर, टीआरएआई को ये नंबरिंग प्लान लाने की आवश्यकता क्यों दिखाई दी? टीआरएआई भारत में अब नया नंबरिंग प्लान ला रही, ये काफ़ी बड़ा फैसला है और इसकी वजह यह है कि भारत में टेलीकॉम सेक्टर के विकास के साथ फ़ोन नंबर्स के अलग अलग विकास के साथ अब नंबरिंग रिसोर्सेज की कमी पड़ने लगी है। भारत में जो मौजूदा नंबरिंग प्लान है ये करीब करीब 1 दशक पुराना हो चुका है और इसे जब बनाया गया था नंबरिंग प्लान को तब इसे 2003 में, बल्कि 2 दशक पुराना हो गया है। 2003 वाला जो नंबरिंग प्लान है वो भारत में 750 मिलियन टेलीफोन कनेक्शंस के लिए बनाया गया था। संख्या उसकी लगभग 1.5 से 2 गुनी हो चुकी है और अब भारत में नंबरिंग रिसोर्सेज की कमी पड़ रही है। काफ़ी दिलचस्प बात यह है कि टेलीफोन नंबरों की कमी है क्योंकि जो नए लोग आ रहे हैं और नई सेवाएं आ रही हैं उन्हें जोड़ने के लिए अब नंबर्स कम हैं, तो इसलिए एक नया नंबरिंग प्लान जारी किया जाएगा। उसके तहत टीआरआई ने जितने भी प्रमुख स्टेक होल्डर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, रेगुलेटर होने के साथ साथ जो कंपनियां हैं उनसे भी बातचीत करनी शुरू की है। इनके आधार पर टेलीकॉम नंबरों का, टेलीफोन नंबरों का, चाहे वो फिक्स लाइन नंबर हो या मोबाइल नंबर हो, इनकी व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि टेलीकॉम नंबर्स की एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, एक आईटीओ है, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन का स्टैंडर्ड है, उसका भी पालन करना पड़ता है। तो आने वाले कुछ महीनों में भारत में टेलीफोन नंबरों को लेकर उनके नंबरिंग प्लान में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जी, इस बीच बाजार नियामक सेबी ने सर्विलांस में होने वाली लापरवाही के लिए एक्सचेंजों पर जुर्माना लगाने के लिए नए नियम तय किए हैं। सेबी ने मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के लिए फाइनेंशियल
डिसेंट्रलाइज कर पर नया फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसके तहत एक वित्त वर्ष में निगरानी चूक के प्रत्येक मामले के लिए 1 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सर, सेबी ने किस तरह के मामलों में दंड का प्रावधान किया? ये माना जा रहा है कि कई सारे एक्सचेंजेस और जो ऑपरेटर्स हैं, जो कस्टमर्स को सेवा देते हैं और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, डिपॉजिटरीज हैं, इनके कामकाज में गंभीर चूक पाई गई हैं। ये चूक सूचनाओं को सही ढंग से न देने की, निवेशकों की सूचनाओं को लीक करने की, और इसके अलावा जो सेबी के कंप्लायंस के और रेगुलेटरी मेजर्स हैं उनके पालन करने की हैं। अभी तक इन्हें चेतावनी के तौर पर लिया जाता था, लेकिन अब मार्केट रेगुलेटर ने, सेबी ने तय किया है कि इस तरीके की किसी भी चूक होने पर इन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। और अब स्टॉक एक्सचेंजेस पर, डिपॉजिटरीज पर और कॉरपोरेशन पर सख्ती होगी, क्योंकि सेबी ये लगातार मान रहा है कि जो निगरानी और सर्वेलांस का नेटवर्क है वो बार बार टूटता है और जिससे छोटे निवेशकों को नुकसान होता है, उनकी सूचनाओं को लीक किया जाता है। तो इसलिए अब जो नई व्यवस्था में कोई भी लैप्स, अगर कोई भी चीज़ पाई गई जो कि निगरानी की व्यवस्था से, नियमों से अलग है, और या सेबी के बताए गए नियमों के पालन में देरी भी हुई, जो सेबी ने नियम तय किए हैं, तो इस पर भारी जुर्माना देना पड़ेगा। जी सर, सेबी ने आईपीओ लाने वाली कंपनियों के प्रमोटर्स के लिए भी कुछ नियम बदले हैं। हाँ, किस सेबी तरह का ने बदलाव? आईपीओ प्रमोटर्स के नियम बदले, हम इस पर चर्चा पहले करते रहे। सेबी ने ये कहा है कि जो आईपीओ लाने वाली कंपनियां, उनके प्रमोटर्स की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा। अब नई व्यवस्था के तहत अगर प्रमोटर्स और उनके परिवार के लोग मिलकर भी छोटे छोटे हिस्सों में भी 10% हिस्सा होल्ड करते हैं तो उन्हें प्रमोटर माना जाएगा। ये बात इसलिए है क्योंकि जब स्टार्टअप के आईपीओ आना शुरू हुए थे तब ये सवाल उठा था कि कंपनी में कई तरीके के हिस्सेदार होते हैं और उनमें किसको निवेशक माना जाए और किसको प्रमोटर माना जाए। विपुल जी, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। इन्वेस्टर होना और प्रमोटर होने में जो कंप्लायंस के नियम हैं, जो रेगुलेशंस के रेगुलेटरी नियम हैं, वो बिल्कुल अलग अलग हैं। प्रमोटर्स की कई सारी और जिम्मेदारियाँ होती हैं, पारदर्शिता को लेकर, कंपनी को चलाने को लेकर, इन्हें पालन करना ज़रूरी होता है। और इसलिए नई व्यवस्था के तहत अब जब जो भी प्रमोटर्स थे, पहले पुरानी व्यवस्था थी उसमें जो 25% तक की होल्डिंग रखते थे उन्हें प्रमोटर्स माना जाता था, अब इसे घटाकर 10% कर दिया गया। यानी छोटी हिस्सेदारी वाले लोग भी अगर कंपनी में हैं और वो एक परिवार के सदस्य हैं तो उन्हें प्रमोटर्स माना जाएगा। जी चलिए, आप रुक कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में एक बार फिर से पॉलिसी दरों को स्थिर रखने का फैसला हुआ है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा है। हालांकि इस बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 2 सदस्यों ने पॉलिसी दरों में बदलाव के लिए वोट किया था। रेपो रेट को स्थिर रखने के साथ रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ग्रोथ के अनुमान में भी बढ़ोतरी की है। आरबीआई ने अब 7.2% ग्रोथ का अनुमान लगाया है, पहले ये 7% ग्रोथ का अनुमान था। हालांकि महंगाई के अनुमान में किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि महंगाई को लेकर आरबीआई ने यह भी कहा कि जलाशयों में पानी का स्तर घटने की वजह से सब्जियों और फलों के उत्पादन पर असर पड़ सकता है। सर, शुरुआत इसी से करेंगे। महंगाई को लेकर के क्या कुछ बातें कही है आरबीआई गवर्नर की तरफ से? महंगाई को लेकर इस मौद्रिक पॉलिसी में रिजर्व बैंक बहुत स्पष्ट रूप से किसी दिशा की तरफ जाता नहीं दिखाई दे रहा। दोनों तरफ की बात कही गई है। आरबीआई की समीक्षाओं में हमेशा कुछ इस तरीके के शब्दों का या इस तरीके के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एलिफेंट इन द रूम। तो अभी ये स्पष्ट नहीं है कि वो जो हाथी है महंगाई का वो अभी रूम में है या निकलकर जंगल में चला गया है। और इसलिए एक तरफ आरबीआई ने इस साल के लिए महंगाई के आकलन को अपने पुराने आकलन के आसपास 4.5% के आसपास ही रखा है, लेकिन 2 महत्वपूर्ण कैविएट्स से 2 महत्वपूर्ण किंतु परंतु लगाए हैं। पहली चीज़ तो ये कि मौसम के असर के कारण, खाद्य उत्पादों की महंगाई के असर के कारण अभी ये कह पाना मुश्किल है कि महंगाई में कमी होगी, कितनी कमी हो सकती है। हालांकि आरबीआई का कहना है कि अगले सेकेंड क्वार्टर में हमें हेडलाइन इन्फ्लेशन में थोड़ी कमी दिखाई देगी, लेकिन ये बेस इफेक्ट की वजह से होगी। खाद्य महंगाई अभी भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। ये बात परोक्ष रूप से रिजर्व बैंक अपनी इस पॉलिसी में स्वीकार कर रहा है और यही वजह है कि उसने ब्याज दरों में कमी के कोई ठोस संकेत नहीं दिए। हालांकि ये कहा कि जो एकोमोडेशन का स्टैंड है, यानी आने वाले समय में जो ज़रूरत पड़ेगी तो ब्याज दरों में कमी की तरफ सोचा जाएगा, इसकी तरफ इशारा किया है, क्योंकि महंगाई अभी इस मामले में रिजर्व बैंक की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। सर, ग्रोथ अनुमान में बढ़ोतरी के पीछे क्या ठोस कारण मान रहे हैं? 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आरबीआई को उम्मीद है कि 7% से 7.2% का ग्रोथ अनुमान बढ़ा दिया है। पिछले अनुमान में 7% की आर्थिक विकास दर
की गई थी इस साल के लिए, 7.2% की गई है। ये माना जा रहा है, दो वजह इसके पीछे, एक तो सामान्य मानसून की संभावना है जो हम बराबर आपको बता रहे हैं, और क्योंकि पिछला साल अल नीनो का साल था, उत्पादन में पर असर पड़ा था, हालांकि उसका कृषि उत्पादन पर बड़ा असर नहीं दिखाई दिया था, लेकिन फिर भी इस साल ये माना जा रहा है कि कृषि उत्पादन में जो नुकसान हुआ है वो रिकवरी हो सकती है और इसकी वजह से आर्थिक विकास दर में बढ़ोतरी होगी। और दूसरा, रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि अब धीमे धीमे शहरी इलाकों में खपत बढ़ने लगी है। लोगों ने खपत की मांग, खपत के में निवेश करना और मांग बढ़ाना शुरू कर दिया है। हालांकि कंपनियों के आंकड़े या कंजम्पशन के आंकड़े, जीडीपी के आंकड़े इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये लग रहा है आरबीआई को कि अगर खरीफ की फसल अच्छी रहती है तो उसके बाद इस साल की आखिरी 2 तिमाहियों में बाजार में डिमांड बेहतर होगी, जिसका असर उत्पादन, जीडीपी की विकास दर में जीडीपी की दर में बढ़ोतरी के तौर पर सामने आएगा। जी सर, गैर जमानती कर्ज को लेकर के आरबीआई की तरफ से जो सख्ती की गई थी, क्या उस पर भी कुछ बातें कही गई हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी जो इस पॉलिसी में देखने लायक थी, क्योंकि इस पॉलिसी में बाकी चीज़ें तो अपेक्षित लाइन पे थी विपुल जी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी, महंगाई के आकलन में आरबीआई कोई बदलाव नहीं करेगा, जीडीपी के आकलन में थोड़ा बहुत संशोधन करेगा। आरबीआई ने जो पिछले 6 महीने में सबसे बड़ा और सबसे रेडिकल कदम उठाया था, वो बैंकों से अनसिक्योर्ड लोन को देने पर रोक लगाई गई थी और सख्ती की गई थी, और बैंकों को एक तरीके से डिस्करेज किया गया था, हतोत्साहित किया गया था कि उन्हें अनसिक्योर्ड लोन नहीं देने चाहिए, और उसके लिए उनके प्रोविजनिंग नॉर्म्स और कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स भी बढ़ाए गए थे। इस पर आरबीआई की टिप्पणी महत्वपूर्ण है। आरबीआई का कहना यह है कि नवंबर में हमने कुछ रेड फ्लैग्स देखे थे और उसके बाद इस मामले में कदम उठाए गए थे। इस पूरी घटनाक्रम का उसके बाद पूरे बैंकिंग सेक्टर की करीब से नज़र रखी जा रही है और ज़रूरत पड़ी तो और भी कदम उठाए जाएंगे। यानी आरबीआई कहीं ना कहीं कहने की कोशिश कर रहा है कि अभी फिलहाल परिस्थितियां उतनी नहीं सुधरी हैं अनसिक्योर्ड लोन के मामले में जितनी उम्मीद की जा रही थी, और यह भी कहा गया है कि बैंकों के बोर्ड को और मैनेजमेंट को ये साफ साफ कह दिया गया है कि अनसिक्योर्ड लोन को लेकर उन्हें अपने जोखिम का पर्याप्त और पुख्ता इंतज़ाम करना होगा। यानी इसका मतलब यह है कि उन्हें अगर वो अनसिक्योर्ड लोन्स की तरफ जाते हैं तो उन्हें अपने पास नुकसान की स्थिति में अपने में पूंजी की पर्याप्तता बनाकर रखनी होगी। जी सर, आज की पॉलिसी में और क्या कुछ बड़ी बातें निकल करके आई हैं, आप कैसे बताएंगे कि हमारे तमाम दर्शक इसी कार्यक्रम के माध्यम से पूरी पॉलिसी समझ सकें? इस पॉलिसी में वैसे तो मौद्रिक स्थिति में तो हमने बात कर ली, पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें उपभोक्ताओं की दृष्टि से जिन्हें जानना जरूरी है। दो चीज़ें हैं जो आम उपभोक्ताओं के लिए राहत की हैं कि एक तो सरकार आरबीआई ने कहा है कि जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है एनसीएमसी और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के साथ जो काम करने वाले फास्टैग हैं उनके ऑटो रिप्लेनिशमेंट की सुविधा दी जाएगी। यानी आप उन्हें अपने अकाउंट से जोड़ सकते हैं और उनमें पैसा अपने आप पहुंचने लगेगा। अभी आपको फास्टैग रिचार्ज करने पड़ते हैं अपने बैंकों के साथ जाकर, ये सुविधा शुरू की जाएगी जिससे कि फास्टैग के बैलेंस अपने आप तय हो जाए। बहुत सारे लोग ये समस्या का सामना करते हैं कि उनके फास्टैग का बैलेंस खत्म हो जाता है और जब वो पहुंचते हैं टोल पर तो पता चलता है कि उनका फास्टैग ब्लैकलिस्टेड है या रिजेक्ट हो गया है। तो इसकी एक थ्रेशोल्ड लिमिट तय की जाएगी और उससे नीचे अगर फास्टैग का बैलेंस जाता है तो जिस अकाउंट से जुड़ा है वहां से उसे आपसे अपने आप उसमें पैसा अकाउंट में, फास्टैग के अकाउंट में पहुंच जाएगा, जिससे कि ट्रैवल रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना है। दूसरी चीज़ यह है कि यूपीआई लाइट जिसका इस्तेमाल शुरू हुआ है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, पर यूपीआई के लाइट के वॉलेट में भी अपने आप पैसा आ जाए, ऑटो रिप्लेनिशमेंट की व्यवस्था हो जाए, इसके लिए भी एक ई मैंडेट का फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। यानी अगर आप यूपीआई लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी पेमेंट एग्रीगेटर्स के साथ, चाहे वो बैंक हो या कोई पेमेंट एग्रीगेटर हो, और आप उस ई मैंडेट को भरकर इस बात की मंजूरी दे देते हैं तो एक निर्धारित लिमिट के बाद अगर आपके वॉलेट में पैसा कम होता है तो आपके अकाउंट से पैसा अपने आप उसमें पहुंच जाएगा। ये दो महत्वपूर्ण बदलाव हैं जिनका असर हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और पेमेंट्स पर पड़ेगा। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि डिजिटल पेमेंट के इंटेलिजेंस का एक बड़ा प्लेटफॉर्म आरबीआई लाने जा रहा है। इसको लेकर तमाम शिकायतें हैं डिजिटल पेमेंट्स को लेकर और तमाम गफलत और सूचनाएं लीक होने की समस्या है, और इसलिए सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए रिजर्व बैंक और कंज्यूमर्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने कहा है कि वो डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस का एक प्लेटफॉर्म बनाएगा जिसमें डिजिटल पेमेंट्स के बारे में जो भी सूचनाएं हैं उन्हें रियल टाइम स्तर पर सबके साथ साझा किया जाएगा। जी सर, बैंकों का क्रेडिट डिपॉजिट ग्रोथ में जो रेशियो है उसमें हमने देखा काफ़ी कमी देखने को मिली, घटा है, तो उसको लेकर के आरबीआई की पॉलिसी में क्या कुछ इशारा मिला है क्या? बैंकों की क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में का रेशियो चिंता की विषय है आरबीआई के लिए। उस पॉलिसी में इसका इशारा भी किया। जो ताज़ा आंकड़े आ रहे हैं उसमें क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में करीब 50 बेसिस पॉइंट की गिरावट आई। यानी बैंकों के डिपॉजिट्स की ग्रोथ रेट तेज़ी से घट रही है।
आपको बता रहे हैं, लोग बैंकों में पैसा नहीं रख रहे हैं, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स पे बचते जा रही हैं, जबकि बैंकों के क्रेडिट की ग्रोथ रेट तेजी से बढ़ रही है और इस वजह से बैंकों को पूंजी जुटाने में समस्या हो रही है। कई सारे बैंकों ने इसलिए महंगे दरों पर बॉन्ड भी जारी किए हैं, जिनसे बैंकों ने पैसा जुटाया है। रिजर्व बैंक ने अपनी पॉलिसी में इस बात की तरफ इशारा किया है, इसका जिक्र भी किया है और रिजर्व बैंक ने माना है कि बैंकों के क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो पर उसकी करीब से नज़र है और कहीं भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो लिक्विडिटी को मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। ये एक और फैक्टर है, ये एक और कारक है जिस वजह से भी ब्याज दरों में कमी नहीं हो पा रही है, क्योंकि बाजार में सिस्टम में लिक्विडिटी की समस्या बनी हुई है। आपको याद होगा हाल में सरकार ने भी इसमें दखल देने की कोशिश की थी, अपने बॉन्ड्स वापस खरीदने शुरू किए थे, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला है और इसलिए रिजर्व बैंक ने कहा है कि वो बार बार बाजार में दखल करके तरलता या लिक्विडिटी बराबर बनाए रखेगा। जी, इस बीच रिजर्व बैंक ने भले ही पॉलिसी दरों में किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया हो, लेकिन वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत हो गई है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 2019 के बाद पहली बार ब्याज दरों में कटौती की। ईसीबी ने ब्याज दर को 4% से घटा करके 3.75% कर दिया है। हालांकि यूरोप में महंगाई का खतरा अभी कम नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में कटौती का फैसला लिया है। सर, महंगाई की चुनौती के बावजूद ईसीबी को आखिर में ये फैसला क्यों लेना पड़ा? ईसीबी ने थोड़ा एडवेंचर करने की कोशिश की और इसकी वजह है कि यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग मिजाज की हैं। यूरोप की कई अर्थव्यवस्थाएं मंदी में जा रही हैं, जैसे जर्मनी की अर्थव्यवस्था देख लीजिए या बाकी अर्थव्यवस्थाओं को देख लीजिए। ऐसी स्थिति में यूरोपियन सेंट्रल बैंक पर इस बात का दबाव था कि उसे कहीं ना कहीं पूंजी की लागत कम करनी पड़ेगी। इसलिए महंगाई के खतरे को देखते हुए भी यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में कमी की छोटी सी शुरुआत की है, करीब 25 बेसिस पॉइंट की कमी की है, ताकि उद्योगों के लिए, निवेशकों के लिए पूंजी की लागत थोड़ी सी कम हो सके। हालांकि फेडरल रिजर्व का रुख अभी भी खासा सख्त है और वो अपने यहाँ महंगाई की दर में कमी लाए बिना ब्याज दरों में कमी करने वाला नहीं है, लेकिन इसे आप यूरोप में ब्याज दरों में कमी की शुरुआत मान सकते हैं और ये माना जा रहा है कि अन्य बैंकों पर भी इस बात का दबाव बनेगा, अन्य केंद्रीय बैंकों पर भी आने वाले समय में इस बात का दबाव दिखेगा कि वो ब्याज दरों में कमी करे। रिजर्व बैंक ने ऐसा क्यों नहीं किया, हम यहाँ जोड़ते हैं। रिजर्व बैंक ने अपनी पॉलिसी के बयान में कहा कि आमतौर पर एक कहा जाता है कि हम फॉलो द फेड है, यानी हम फेड के नतीजों को फॉलो करते हैं, लेकिन आरबीआई का कहना था कि हम भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से ही फैसले ले रहे हैं। यूरोप में चूंकि मंदी आ चुकी है, इसलिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक को इस बात के लिए ज़रूरत थी कि वो पूंजी की लागत कम करे। भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर ब्याज दरें भी कम नहीं भी होंगी, तब भी भारतीय अर्थव्यवस्था 7% की विकास दर से दौड़ रही है। इस महंगी ब्याज दर पर भी तो आरबीआई पर उतना बड़ा दबाव नहीं है। यही लगभग स्थिति अमेरिका की भी है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भी मंदी के कोई संकेत नहीं है, रिसेशन के कोई संकेत नहीं है, इसलिए वहाँ फेडरल रिजर्व के पास इस बार इतना स्पेस है कि वो ब्याज दरों को थोड़े समय तक ऊंचा रख सकता है और महंगाई से लड़ाई को निर्णायक मुकाम तक पहुँचा सकता है। ये सुविधा यूरोपियन सेंट्रल बैंक के पास उपलब्ध नहीं थी। लेकिन सर ये बताइए, इंस्टेंस में बदलाव तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले हम देखते थे कि 5-1 से फैसला होता था या सभी मेंबर फैसला लेते थे। इस बार 2 सदस्य कम से कम ये कह रहे हैं कि कटौती होनी चाहिए। पिछली बार भी कुछ सदस्यों ने इस बात के लिए कहा था कि कटौती होनी चाहिए। हालांकि अब धीमे धीमे एकोमोडेशन का स्टांस तो बना हुआ है और पिछले पॉलिसी से बना हुआ है, पर महत्वपूर्ण बात यह कि ट्रिगर क्या हो सकता है। ट्रिगर यह है कि आप ब्याज दरों में कमी तब करते हैं जब आपको ग्रोथ चाहिए होती है। तो यहाँ तो इस 6.5-7% की रेपो रेट के ऊपर भी या ब्याज दरों के ऊपर 6% से ऊपर की ब्याज दरों पर भी 7-7.5% की आर्थिक विकास दर है। बैंक इस बात के लिए रो रहे हैं कि उनके क्रेडिट की ग्रोथ रेट ज़्यादा है, यानी इतनी महंगी दर पर भी लोग कर्ज ले रहे हैं। तो रिजर्व बैंक के सामने तात्कालिक तौर पर कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं दिखता जिससे वो महंगाई की लड़ाई को छोड़ दे और ब्याज दरों की कमी शुरू कर दे। और महंगाई तो है ही, खाद्य महंगाई तो हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो ऐसा कोई ट्रिगर नहीं दिखता है जिससे रिजर्व बैंक जल्दबाजी करके ब्याज दरों में कमी करे। यूरोपियन सेंट्रल बैंक पर दबाव दूसरा हो सकता है, सिवाय इसके कि अगर भारत में ब्याज दरें कम होगी तो शेयर बाजार में निवेशकों को थोड़ा उत्साह मिलेगा। इधर विदेशी निवेशकों ने जून में अब तक शेयर बाजार से 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी की है। वहीं घरेलू निवेशकों ने 6,864 करोड़ रुपए की खरीदारी की। 4 जून को एफपीआई ने सबसे ज़्यादा 12,436 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जो एक दिन में बिकवाली का नया रिकॉर्ड है। 5 जून को एफपीआई ने 5,656 करोड़ और 6 जून को 6,867 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। सर,
अभी पहले तो बाजार पे ही एक टिप्पणी जानना चाहेंगे, पॉलिसी आ गई, बड़ा इवेंट इलेक्शन था वो बीत गया, कुछ घबराहट कम होती हुई दिखाई दे रही बाजार में आज थोड़ी बेचैनी ठहरती दिखाई दी, थोड़ी रिकवरी दिखाई दी, सेंसेक्स वापस 76,000 के पास पहुंचा। इसकी दो बड़ी वजह थी कि एक तो सरकार जैसी भी है, कोलिशन की सरकार है, अभी उसमें कोई बड़े पर्दे के पीछे तमाम खींचतान चल रही है, लेकिन फिलहाल सरकार की शपथ ग्रहण की तैयारी हो गई है और एक संतुलित सरकार बनाने की कोशिशें चल रही हैं। इसको लेकर बाजार को थोड़ा राहत मिली, ढाढ़स मिला। और दूसरा, रिजर्व बैंक की पॉलिसी में एक अच्छा संकेत था कि भारत की आर्थिक विकास दर में थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई दी, ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो पॉलिसी आरबीआई के लिए बाजार के लिए कोई सरप्राइज लेकर नहीं आई। बाजार वैसे ही बहुत सारे सरप्राइज देख चुका है पिछले एक हफ्ते में, तो पॉलिसी ने उसे किसी तरह से सरप्राइज या शॉक नहीं किया और इसलिए धीमे धीमे निचले स्तरों से खरीदारी निकलना शुरू हुई और हम देख रहे हैं कि वो रिकवरी लाते लाते अब यहाँ तक हुआ कि सूचकांक अपने पुराने स्तरों के करीब आ गया है। ये बाजार का नज़रिया है। लेकिन फिलहाल बाजार में इसे किसी बुलरन की शुरुआत माना जाएगा या बाजार में किसी लंबी तेजी की शुरुआत माना जाएगा, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके की सरकार हमारे सामने आ रही है, जिस तरीके की घटनाक्रम आने वाले समय में होने वाले हैं, उनसे बाजार का मिजाज थोड़ा डामाडोल जरूर रहेगा। बिल्कुल। और सर, लेकिन ये विदेशी निवेश की जब ग्रोथ अच्छी हो रही है, सब चीज़ें अब सरकार भी सेटल होती हुई दिखाई दे रही है, विदेशी निवेशक क्यों नाराज है? विदेशी निवेशकों का भरोसा भारतीय अर्थव्यवस्था पर उस तरह से नहीं बन पा रहा है। निजी निवेशकों ने तो जो किया और उन्होंने जिस तरीके के फैसले लिए, उनमें बहुत सारी हार्ड मेंटेलिटी, हार्ड बिहेवियर भी था और उसका नुकसान भी निवेशकों को उठाना पड़ा। पर विदेशी निवेशक बहुत फूंक कर और समझ कर कदम रख रहे हैं। अगर आप करीब से विदेशी निवेशकों के व्यवहार को देखें तो जिस दिन बाजार में सबसे ज़्यादा सौदे किए गए भारतीय निवेशकों की तरफ से एग्जिट पोल के दिन, उस दिन भी विदेशी निवेशकों ने बिकवाली की। चुनाव के नतीजे आने के बाद भी विदेशी निवेशकों ने बिकवाली की। वो आज भी बाजार को शॉर्ट किए हुए हैं। तो उन्हें यह दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके का आर्थिक माहौल बन रहा और नई सरकार जिस तरह से काम करेगी, उसमें वो ग्रोथ या उस तरीके की संभावनाएं नहीं दिख रही। हालांकि सरकार और सरकार की मशीनरी अपनी तरफ से इस तरीके के संकेत बराबर दे रही है कि नहीं, अर्थव्यवस्था में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, सब कुछ चलेगा। लेकिन जो निचले स्तर से चुनाव के नतीजे आए, उन्होंने बताया है कि ग्राउंड पर वास्तविकता में अर्थव्यवस्था ने वो नहीं किया जिसकी उम्मीद थी और उसका असर हमें चुनाव नतीजों पर दिखाई दिया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका में ब्याज दरें कम होने तक विदेशी निवेशक और ज़्यादा रिजर्व रहेंगे, क्योंकि उन्हें बेहतर रिटर्न मिल रहे हैं बॉन्ड मार्केट से। तो ये दो ऐसी परिस्थितियां हैं। इसलिए भारत में हम पहली बार देख रहे हैं कि बाजार के दो अलग अलग, एक ही बाजार के दो खिलाड़ी एक जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। एक विदेशी निवेशक हैं जो उन्हीं स्टॉक्स पर शॉर्ट कर रहे हैं जिन पर भारतीय निवेशक या भारतीय निवेश करने वाले लोग उन स्टॉक्स को खरीद रहे हैं या जिसमें तेजी के दांव लगा रहे हैं। जी। इस बीच अमेरिका के फेडरल ट्रेड कमीशन यानी एफटीसी और जस्टिस डिपार्टमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री में हुई एक डील को लेकर के जांच शुरू कर दी है। माइक्रोसॉफ्ट, ओपन आर्टिफिशियल एजेंसी और NVIDIA के बीच हुई इस डील में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा खत्म होने की आशंका है, जिस वजह से जस्टिस डिपार्टमेंट और फेडरल ट्रेड कमीशन ने इस पूरे डील की जांच शुरू कर दी है। सर, किस बात का डर है यूएस फेडरल को? ये बड़ा घटनाक्रम है जो अमेरिका में शुरू हुआ है और इसका असर पूरी दुनिया में आईटी सेक्टर पर पड़ेगा। एक और बड़ी मोनोपोली को तोड़ने की कोशिश जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से और जो फेडरल ट्रेड कमीशन उसकी तरफ से शुरू हो गई। दो कंपनियां सीधे निशाने पर हैं। एक तो एनवीडिया है जो दुनिया में ग्राफिक चिप्स की या एआई चिप्स की सबसे बड़ी कंपनी है और उसका तो वैल्यूएशन अब एप्पल से ज़्यादा हो गया है। जस्टिस डिपार्टमेंट और फेडरल ट्रेड कमीशन मान रहा है कि चूंकि दुनिया में कोई दूसरी और कंपनी नहीं, तो एनवीडिया शेयर मोनोपोली में, क्रूड मोनोपोली की तरफ जा रही है, जहाँ दुनिया में एआई चिप्स और अच्छे हाई स्पीड जो चिप्स हैं उनके लिए एनवीडिया पर निर्भरता भी होगी। हम विस्तार से एक कार्यक्रम में, इकोनॉमिकम में आपको एनवीडिया के बारे में बता भी चुके हैं कि एनवीडिया के चिप्स की डिमांड और वेटिंग लिस्ट कितनी लंबी है। दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट और ओपनआई के बीच में जो करार हुआ है, जिसमें कि एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली, बेसिक प्रोग्राम बनाने वाली कंपनी और दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है। जस्टिस डिपार्टमेंट और अमेरिका का एफटीसी मान रहा है कि एआई के स्पेस में एक नए तरीके की मोनोपोली बन रही है और इस मोनोपोली को तोड़ा जाना जरूरी है और इसलिए ये जांच शुरू हो गई। ये दिलचस्प होगा कि इस जांच से निकलकर बाहर सामने क्या आता है, क्योंकि अमेरिका के रेगुलेटर मोनोपोलीज को लेकर ऐतिहासिक रूप से काफ़ी आक्रामक रहते हैं और इसलिए रहकर हम हर 5 साल में, 6 साल में वहाँ ऐसी कार्यवाहियाँ देखते हैं जिसमें बड़ी कंपनियों की मोनोपोलीज खत्म की जाती हैं। जी, चलिए अब कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट, झटपट में।
एडटेक कंपनी बायजूस की वैल्यूएशन को लेकर के बड़े सवाल उठने लगे हैं। दिग्गज टेक्नोलॉजी निवेशक प्रोसेस की बायजूस में करीब 10% हिस्सेदारी है और इस हिस्सेदारी को लेकर के हाल में HSBC के एक नोट में कहा गया है कि हिस्सेदारी की वैल्यू शून्य है। एक समय बायजूस की वैल्यूएशन 22 अरब डॉलर आंकी गई थी। स्क्रैप से एल्युमिनियम बनाने का कारोबार बढ़ने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग में पर्यावरण से जुड़े नियमों पर सख्ती बढ़ने की वजह से एल्युमिनियम इंडस्ट्री में स्क्रैप की डिमांड बढ़ने की संभावना है। अगले 5 सालों में पूरी दुनिया में स्क्रैप से एल्युमिनियम बनाने की क्षमता में 2.2 करोड़ टन की बढ़ोतरी हो सकती है। 6 नगर निगम अगले महीने बॉन्ड मार्केट में एंट्री करने वाले हैं। नासिक, विशाखापट्टनम, कानपुर, सूरत, वाराणसी और प्रयागराज नगर निगम जुलाई में म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी कर सकते हैं। ये 6 नगर निगम बॉन्ड जारी करके 100 से 300 करोड़ रुपए जुटा सकते हैं। 2017 से 2024 के बीच नगर निगम बॉन्ड बाजार से करीब 3000 करोड़ रुपए जुटा चुका है। सेबी ने ICICI बैंक की ब्रोकिंग इकाई को डिलिस्ट कराने की योजना पर मतदान के दौरान ICICI सिक्योरिटीज के शेयरधारकों को प्रभावित करने के लिए फटकार लगाई है। सेबी ने ICICI बैंक को निर्देश दिया है कि वो बैंक के अधिकारी प्राप्त शिकायतों की गहन जांच करें और इस पर उचित कार्रवाई करें। सर, ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें, आपकी टिप्पणी किसी पर? 2 महत्वपूर्ण खबरें। आप देखना होगा कि भारत के कई नगर पालिकाएं म्यूनि बॉन्ड लेकर बाजार में आ रही हैं। इससे पहले भी म्यूनिसिपल बॉन्ड लेकर बाजार में आती रही। आपको याद होगा कि सेबी ने इसी साल मार्च में इस बात का फैसला किया था कि जो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स हैं उनकी क्लियरिंग को आसान बनाया जाएगा और इसके लिए एक नई व्यवस्था लागू की गई थी जिसमें MC रेपो क्लियरिंग कहा जाता है। और उसके बाद नगर पालिकाओं को बाजार में बॉन्ड जारी करके पैसा उगाने के लिए की छूट मिली है और प्रोत्साहन मिला है। लेकिन एक बात देखने वाली है कि बाजार में ब्याज दरें काफ़ी ऊंची हैं। म्यूनिसिपैलिटीज़ की वित्तीय स्थिति खासी ख़राब है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। ऐसी स्थिति में इन बॉन्ड्स पर किस तरीके का कूपन रेट ऑफर किया जाता है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर और जो निराशाजनक खबर है भारत के लिए कि भारत की सबसे बड़ी स्टार्टअप $22 बिलियन की कंपनी का वैल्यूएशन अब केवल शून्य रह गया। बायजूस का पतन भारत के स्टार्टअप इतिहास की सबसे अनोखी और चौंकाने वाली घटना है, जो अब ये दिख रहा है कि स्टार्टअप कंपनियों के बिजनेस मॉडल किस तरह से काम कर रहे थे और अंततः उनका क्षरण होते होते यहाँ आ गया। ये भारत के स्टार्टअप परिवेश के लिए एक बड़ी नसीहत है। सर, कार्यक्रम को समाप्त करें उससे पहले इस बार का इकोनॉमिकम काफ़ी दिलचस्प विषय पर होने वाला है। अभी हाल फिलहाल में चुनाव गए हैं, किस विषय पर कर रहे हैं सर? इस बार के इकोनॉमिकम में हम आपको बताएंगे कि इस चुनाव के नतीजों को आप अर्थशास्त्र से कैसे समझ सकते हैं, इसके पीछे की इकोनॉमिक्स क्या है। हम हमेशा चुनाव में जातीय गणित पर वोटरों के व्यवहार पर चर्चा करते हैं, पर क्या इकोनॉमी इतनी महत्वपूर्ण है कि वो चुनाव के नतीजे बदल सके? और एक ऐसी सरकार जो 400 पार करने की तैयारी कर रही थी, उस सरकार को बहुमत के लिए या उस पार्टी को बहुमत के लिए तरसा दे, पीछे हुआ क्या है? और इसी के साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय निवेशकों ने कितनी बड़ी गलती की इस बार स्टॉक मार्केट में, जबकि विदेशी निवेशक सतर्क रहे। और ये जो मानसिकता है भारतीय निवेशकों की कि उसका कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, जबकि आंकड़े चुनाव के आज से पहले देश के हर व्यक्ति के पास उपलब्ध थे कि अगर अर्थव्यवस्था ऐसे व्यवहार कर रही है तो चुनाव के नतीजे उस तरीके के नहीं होने वाले जैसे एग्जिट पोल बता रहे थे। विस्तार से हम आपको बताएंगे कि सीटें घटने का कमाई घटने से क्या रिश्ता है और महंगाई का राजनीतिक प्रदर्शनों पर कैसे असर पड़ता है। इसका बेहद तथ्यात्मक आंकड़े इस बार के चुनाव से हमारे सामने आए हैं, जो राजनीतिक दलों के लिए भी नसीहत है और स्टॉक मार्केट के निवेशकों के लिए तो और भी बड़ी नसीहत है। राजनीतिक दल सीखें ना सीखें, निवेशकों को तो सीखना ही चाहिए क्योंकि उनकी पूंजी डूबती है। बिल्कुल। तो इस बार का इकोनॉमिकम देखना मत भूलिएगा, काफ़ी दिलचस्प होने वाला है और अर्थशास्त्र की नज़र से चुनाव को समझने की कोशिश जो है हम करने की कोशिश करेंगे इस बार के इकोनॉमिकम में। अंशुमान सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम जो है विषयों का आपने विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल अब कार्यक्रम को तो समाप्त करने का वक्त आ गया है, लेकिन आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। मनी 9 के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।